अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम तरीन मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आज फिर पाकिस्तानी बैटर्स की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही और पाकिस्तानी टीम 49.4 ओवर्स में 241 रन बनाकर आउट हो गई। बैटर्स की इंतहाई बुरी कारकर्दगी रही और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का बड़ा मसला चला आ रहा है पिछले कई मैचेस से कि डॉट बॉल्स। आज भी पाकिस्तानी टीम ने 50 ओवर्स में यानी 300 गेंदों में से 152 बॉलें डॉट कर दी, जो कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। और बैटर्स की जो स्लो इकॉनमी थी, जो उनका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो था, उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान को एक बड़ा हदफ नहीं दे सका। और ओवरऑल जब से ये टीम सिलेक्ट हुई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं। एक आम बंदा जिसे क्रिकेट की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, वो भी ये बात कर रहा है कि सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। एक्सपर्ट्स तो बात कर ही रहे हैं कि सिलेक्शन पाकिस्तान टीम की ठीक नहीं हुई। आज के मैच में पाकिस्तान टीम से क्या गलतियां हुई, क्यों ये मैच हम हारे, इस पे मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज ने, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान। बहुत शुक्रिया दोनों का आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आगे चल के हम नाजरीन जो क्रिकेट शायकीन हैं उनके तासुरात भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि वो कितने मायूस हैं और वो किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आज की शिकस्त का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और मोहम्मद इरफान आपका भी शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, क्या वजह बनी आज के मैच में भारत के खिलाफ इस बदतरीन शिकस्त की कि हम 45 गेंदें पहले ही हम 6 विकेटों से हार गए, एक बड़ा टोटल हम सेट नहीं कर सके, टॉस जीतते पहले बैटिंग का जो फैसला था उस पर भी जरा आप तजिया दीजिएगा। सवाल सबसे पहले तो जो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला था वो क्लियरली शो करता था कि आपके कप्तान के जो 11 प्लेयर्स हैं ना, उन पे भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, हम्म। क्योंकि उसके पास एक स्पिनर है, एक ओपनर है, एक नया ओपनर वापस आ रहा था, इमामुल हक। सो दैट क्लियरली शोड कि ही वाज अ लिटिल इनडिसाइसिव। मैं वो उस पे नहीं जाऊंगा साइंटिफिक थ्योरी पे कि कोई वेट हो जाएगा बॉल और सेकंड इनिंग में फलाना हो जाएगा। सेकेंडली, मान लें, अब आप, मैं कितनी दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान टीम, आप क्यों सोचते हैं कि इंडिया जैसी टीम को या इंग्लैंड को हरा सकती है। ये अब एक बॉटम ऑफ द टेबल एक टीयर टीम है, जो कि अंडर प्रिपेयर्ड है, जो कि इररेलेवेंट टू मॉडर्न क्रिकेट है, जो कि रेजिस्टेंस टू चेंज करती है, नहीं हम्म। लाना चाहती वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो कि सेल्फ इन्फ्लिक्टिव है। पेडेस्ट्रियन सिलेक्शन आपने की है। ये कौन सूरमा थे जिन्होंने सिलेक्शन की थी, एक स्पिनर और एक फखर जमान, जिसको आप 27 अक्टूबर 2024 को कंडेम कर चुके थे आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी, और उसको पीनलाइज करके ना आप ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे, ना जिम्बाब्वे, ना साउथ अफ्रीका। तो अगर आपकी ये टीम आपने सेलेक्ट करनी थी, आपने उस्मान खान को सिलेक्ट किया, क्यों किया था? उसको डेलियां देनी थी। इतनी गट्स थी तो उसको ओपन कराते ना, जिस वक्त फखर इंजर्ड हुआ है। हम्म। आप इसलिए ओपन नहीं करा सकते थे क्योंकि आपको पता था कि वो सिंक नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, आपने साउथ शकील को जिस मकसद के लिए यूज किया, आपने किधर किया? बाबर आजम जो इस वक्त बिल्कुल सैचुरेट होके, और चाहे उसके वो इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसकी जो नंबर 3 पोजीशन थी, सेकंड बेस्ट एवरेज इन द वर्ल्ड 1900 के साथ, आप उसको डिस्प्लेस करके उस सूरत हाल में जिस वक्त वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा ऑलरेडी रहा, वो आपने उसको आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल। आपने उसको ओपन करा दिया। और मान लें भाई कि आपके इनकॉम्पिटेंट सिलेक्शन थी, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट सिलेक्शन थी, जबरदस्ती की सिलेक्शन थी। आईसीसी चैंपियंस, मैंने आईसीसी के टूर्नामेंट्स में इतनी वर्ष, मैं भी पोटेंशियल वर्ल्ड कप 1975 से फॉलो कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम तो को। क्या है ये इतनी डॉक्टर साहब, ये वर्ष मसला है कहां पे? लैक ऑफ विजन है या फिर पसंद ना पसंद चल रही है? सिलेक्शन के ऊपर हर कोई सवाल उठा रहा है, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी, और एक आम जो क्रिकेट फैन है वो भी सवाल उठा रहा है सिलेक्शन के ऊपर। सर, लैक ऑफ विजन नहीं है। एक तो माजरत के साथ आपके बहुत सारे एक्स सुपरस्टार्स हैं जो कि कभी मेंटोर बन जाते हैं, कभी कमेंटेटर बन जाते हैं, कभी कोच बन जाते हैं, कभी वो किसी और रोल में आ जाते हैं। वो साइक्लिकली इसको निबल कर रहे हैं एज ए टर्माइट इस पाकिस्तान क्रिकेट को। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा चैंपियन फास्ट बॉलर जो है वो बहुत बड़ा कोच भी हो या वो बहुत बड़ा सेलेक्टर भी हो। सो लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी ने हॉस्टेज रखा हुआ है, क्योंकि आपके जो भी टॉप पे चेयरमैन या मैनेजमेंट आती है वो क्रिकेटिंग savvy नहीं होते। या मान लें आप वर्ल्ड क्रिकेट चेंज हो गई है, पोलराइज हो गई है, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड टू सम एक्सटेंट साउथ अफ्रीका ये प्रोग्रेस कर गए हैं। दे टॉक अबाउट स्किल्स, दे टॉक अबाउट फिटनेस, दे टॉक अबाउट इनोवेशन, दे टॉक अबाउट सिचुएशनल एडजस्टमेंट्स। इनको गेम कंट्रोल करना आता है, सही है। इनके पास डाटा होता है, ये अपना मैचअप्स करते हैं, ये बायो मैकेनिक। अभी आपके फास्ट बॉलर्स को क्या है, अभी इरफान आपको बताएगा, ये वही फास्ट बॉलर हैं जो पहले आउट करते थे। जी हाँ। जब से शाहीन अफरीदी का घुटना खराब हुआ, उसको आपने एक क्लिफ डेकन को, मैं कहता हूँ, उठा के बाहर फेंक देना चाहिए कि आप जो है उसको उसका घुटना खराब हुआ, उसको रिहेबिलिटेट किए बगैर 2022 का वो खिला दिया आपने वर्ल्ड कप T20 का। अब उसके साथ हुआ ये है कि घुटना बाहर निकल जाता है, अपने लीवर्स को वो ऊपर यूज हम्म। करता है, अपने बालों को
अपना ये जो सही इसके है। हैं आर्म्स हैं, इनको वो ठीक। यूज़ करने की कोशिश करता है रैपिडली, ताकि वो किसी चलें, तरह स्पीड को जनरेट कर यही पाए, ना गेंद अंदर यही आता है, सवाल नसीम हमारा, शाह का एम्बिशमेंट यही सवाल हमारा मेरी समझ से मोहम्मद इरफान से भी है कि मोहम्मद इरफान, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह बनी हमारी शिकस्त की? चूंकि इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में आगे बढ़ने के इम्कान तकरीबन खत्म हो गए हैं। अब वो जो फिर वो अगर मगर वाली बात भी बहुत जो है उसमें भी चांस बहुत ही कम है कि बांग्लादेश हरा दे न्यूजीलैंड को और पाकिस्तान बांग्लादेश को बहुत बड़े मार्जिन से हरा दे। बहुत दूर की कौड़ी है, ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर। तो क्या समझते हैं आप, क्या वजह है, खराबी कहां है कि क्यों जो हम होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी के, सबसे पहले हम ही चैंपियंस ट्रॉफी से तकरीबन बाहर हो गए? वजह क्या बनी इसकी? इसकी असल में अगर देखा जाए तो कि एक वजह हो तो पता चले कि ये एक वजह है। आप अगर देखें ओवरऑल जितनी भी टीमें आ रही हैं सारे अपने पूरे जितने भी उनके एरिए सारे उनके फिल हैं उनके, बल्कि उनके जो पीछे बेंच स्ट्रेंथ बैठी है वो उससे भी तगड़ी बैठी है कि 19-20 एक प्लेयर होता है तो जो दूसरा आता है उसकी जगह उससे ज़्यादा परफॉर्म करता है। तो पाकिस्तान के पास प्लेयरों को ये नहीं पता कि उनका रोल क्या है, हम्म। जिसको जिधर ला के खड़े कर देते हैं बस वो खड़ा रहता है, टाइम ज़ाया करता है। उसके बाद फिर वो जो क्या कहते हैं कि हमारे जितने फैन जितने भी क्रिकेट के लवर हैं वो हर चीज़ बता रहे थे, आप कहीं भी बाहर निकलेंगे आपको हर चीज़ वो बता देंगे, बल्कि वो हम कम चीज़ें बता रहे होते हैं वो ज़्यादा बता रहे होते हैं। तो हम्म। आपके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है, आपके पास प्रॉपर ओपनर नहीं है, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि हम जाके वर्ल्ड की टीमों को और आईसीसी के इतने बड़े इवेंट में आप बीट और करेंगे इरफान, ऐसा ना? नहीं है कि आपकी पाकिस्तान फील्डिंग में में कोई टैलेंट की जान कोई नजर कमी हो, आती है? ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी हो। हमने 15 में जो सिलेक्ट किए वहां कमी नजर आ रही है, टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट की कमी मैं नहीं कह रहा कि टैलेंट की कमी है, जी लेकिन हाँ। वो चीज़ें हम उस जगह पे नहीं सेट कर रहे हैं जिधर जिसने परफॉर्म करना है। जो ओपनर है वो तीसरे नंबर वाले को हम ओपनर खिला रहे हैं, जो ओपनर है वो नीचे है, कोई बाहर ही बैठा है। उसको हम अगर आप देखें कि पिछले 2.5-3 साल से जो प्लेयर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, आपने ऑस्ट्रेलिया में जिस टीम को लेके गए थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। उसके बाद चले हम्म। जिम्बाब्वे की आप बात ना करें, ठीक है वहाँ से जीत के आए, उसका इतना नहीं। उसके बाद साउथ अफ्रीका में आप जीत के आए, तो फिर जब आप चैंपियन ट्रॉफी की टीम आती है तो आप उसमें 3-4 प्लेयर आपके चेंज हैं। सही जिस है। तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, उस्मान को हम साथ लेके किस लिए गए हैं, सही है। उसको इस तरह ट्रैवल कराने के लिए। इतने 2 साल से वो साथ के टीम के हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप अगर देखें तो आज जो इंडिया ने हमें बीट किया उन्होंने हर शोबे में हमें बीट जी हाँ, किया है। ऐसा ही है। अगर हम बॉल स्टेप बाय स्टेप बात करें तो हम काफ़ी जगह पे इस तरह लेके आए, एक टाइम आया था थोड़ा हम इससे बेहतर रन कर सकते थे, लेकिन हमारी एबिलिटी नहीं है, हम किसी प्रेशर में जाना नहीं चाहते जहां हम वहां पे परफॉर्म नहीं करना चाहते। तो सही है। ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उसके ठीक। बाद देखिए उन्होंने कैसे। डॉक्टर साहब, आप भी और इरफान आप भी हमारे साथ रहिएगा। फिल वक्त ज़रा हम आपको दुबई से दिखाते हैं कि वहाँ जो लोग इतना खर्चा करके मैच देखने के लिए गए, जो पाकिस्तानी शायकीन हैं, उनके तासुरात क्या है, वो किसे जिम्मेदार समझते हैं मैच की शिकस्त का। दुबई से हमारे नुमाइंदा है अशर इशफाक, उनसे उनकी तरफ चलते हैं। अशर बताएगा कि क्या तासुरात हैं पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के? जी, जैसा कि पाक भारत टाकरा जिसका सबको इंतजार था उसका फैसला आ चुका। पाकिस्तान ने जीत के लिए इंडिया को 242 रन का हदफ दिया था, जो इंडिया ने बआसानी 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी का मुजाहरा किया। हमारे साथ पाकिस्तानी शायकीन भी मौजूद है जो काफी अफसरदा है, आइए उनसे बात कर सकते हैं। जी, क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग की, शानदार सेंचुरी की। हमारी तरफ से शाहीन अफरीदी ने ऑलमोस्ट सेंचुरी की। तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, हम लोग इतनी दूर से आए हैं मैच देखने के लिए, कोई इंटेंट नहीं थी, कोई आपस में कंपटीशन लगा ही नहीं। ऐसा लगा कोई स्ट्रीट क्रिकेट हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही थी। फील्डिंग इतनी बुरी, बैटिंग बुरी, बॉलिंग बुरी। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे पाकिस्तान टीम ने क्लैप्स किया और कहाँ पे कमी? यार सबसे बड़ी जो बात है ना, इंटेंट ही नहीं है। हमारी टीम डर के खेलती है, डर के आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। 2 प्लेयर थे हमारे पास, सैम और फाखर, वो इंजर्ड होने के बाद हमारी टीम की बैटिंग बहुत नेगेटिव है। देखिए उनके 2 आउट हुए, उन्होंने इंटेंट दिखाई, हमारे पास इंटेंट नहीं है। जब इंटेंट नहीं होगी तो आप मैच नहीं जीत सकते। जी, आपको क्या लगता था 242 रन का हदफ डिफेंडेबल था? पाकिस्तानी जैसी बॉलिंग थी, हारिफ, शाहीन, रऊफ, इब्रार थे। जी, ये जो टोटल था ये बिल्कुल डिफेंडेबल था। बेसिकली जो स्पिरिट है वो फाइट करती है, और हमारी आज टीम में बिल्कुल भी टीम स्पिरिट नज़र नहीं आई। बहुत टैलेंटेड हैं, हम मायूस बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह बाकी मैचेस हम बाकी टीमों को टफ टाइम देंगे, हम जीतेंगे। इंडिया का कुछ यहाँ पर क्राउड का भी प्रेशर होता है, आपको पता है यहाँ क्राउड ज़्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह वी आर इवन देन होप
बड़ी हिम्मत है कि वो आगे भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं टीम से। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, जो पाकिस्तानी शायकीन है बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं कि जो अपना पूरा खर्चा करके इतना टाइम निकाल के वहाँ पर गए और बड़े मायूस हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि टीम में इंटेंट नज़र नहीं आ रहा था मैच जीतने का। तो डॉक्टर साहब, अगर हम इंटेंट की बात करें तो हमारे पास साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंजर्ड हो गए, नहीं खेल सके। फ़खर जमान इंजर्ड हो गए, नहीं खेल सके। भारत की टीम में भी तो उनके जो एस बॉलर है बुमराह, वो भी टीम में नहीं थे, लेकिन उनकी टीम ने तो बुमराह की कमी कहीं पे फील नहीं की। वो तो उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है जो उन्हें आती है। यार समर, ये अभी इरफान ने आपको बात करके बताया है कि मॉडर्न क्रिकेट का मकसद क्या है। जी हाँ। कि आप रोल डिफाइन कर दिए हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी आपने अप्रोच कर दी हुई है कि नंबर 5 का बैट्समैन है, उसकी ये रिक्वायरमेंट होगी, 4 की ये होगी, फास्ट बॉलर ये करेगा। उसके पीछे 2 या 3 जो लड़के हैं वो लगे होते हैं। आपका क्या मतलब है ऑस्ट्रेलिया का, अगर पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जी और हाँ। जॉश हेजलवुड और उसका मिचेल मार्श एंड मार्कस देन स्टोइनिस। मार्कस जी ना हाँ। आए, उसके बाद वो ये 350 चेज कर आधी जाते हैं। टीम निकल गई उनकी, जो रेगुलर उनकी प्रॉपर टीम थी, तो वो आधी टीम निकल चेज जाने के करके, बाद भी वो अच्छा, कमबैक करके इतना हाँ, बड़ा मैच कल जीत गए। दो इंटेंट था। चीजें 2 चीजें मैंने आपको क्लियर करके देनी है। एक तो दिस मॉडर्न क्रिकेट इज नॉट अबाउट डॉट बॉल्स। आप 150 डॉट बॉलें खेल लें, 152 मैच डॉट बॉल्स आप मैच जीतते हैं 300 में नंबर से। ऑफ बाउंड्रीज पे, और आप मैच जीतते हैं रोटेशनल स्ट्राइक पे, जब आप मिडिल ओवर्स वैसे में डॉक्टर साहब वैसे 152 हमने डॉट बॉल्स खेल दी हैं 300 में से, तो ऐसा कौन सा पावर हिटर था जिसने हमें 148 गेंदों पे 300 करके देना था? एग्जैक्टली ये अब आप खुद मेरे ही जवाब दे ही जा रहे हैं ना। हाँ। इसका मतलब है कि आप इस वक्त इररेलेवेंट हो चुकी है आपकी टीम। ठीक है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया, वो लड़का जो है, ये कहीं से राना फ़हीम अशरफ आ गया, वो लड़का जो फिट था उसको आपने खिलाया नहीं। आमिर जमाल जो लड़का है उसको आप लेके ही नहीं आए। मुझे नहीं समझ आई कि खुशदिल कहाँ से आ गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और जो मुझे बहुत ही अफसोस से जो आज के मैच में नज़र आया, कि आपकी टीम 2-250 की टीम है। जब ऐसा तक ही है। आप अपने जब तक आप अपनी अप्रोच चेंज नहीं करेंगे, टीयर क्रिकेट में आप नहीं लेके आएंगे, ये जो आपको मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपकी प्रोग्रेसिव पाथवेज होने चाहिए, वो नहीं लेके आप आएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप कभी भी रेलेवेंस हो सकेगी। आप 300 350 की टीम नहीं है, आप 250 की टीम है। ऐसा ही है। इरफान, फिटनेस का एक बड़ा मामला है, सवाल उठ रहा है फिटनेस के ऊपर भी। आपको उसमें भी इंडियन टीम हमें बहुत बेहतर नजर आई कि आज अगर आप देखें विराट कोहली की इनिंग्स को, तो उन्होंने जो 100 रन किए हैं उसमें सिर्फ 7 उनके चौके थे, यानी कि 28 रन उन्होंने लगाए हैं चौके, बाकी 72 रन उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करके बनाए हैं, जो हमारी टीम ने लैक किया कि हम जहां 2 बनते हैं वहां हम सिंगल ले रहे हैं, जहां सिंगल बनता है वहां हम डॉट खेल रहे हैं उसको। तो ये बड़ा फर्क है फिटनेस का भी दोनों टीम्स के दरमियान। नहीं नहीं, बहुत बड़ी मिसाल है। हम किस लिए बार बार इंडिया का नाम लेते हैं, रोहित शर्मा का लेते हैं, विराट कोहली का लेते हैं, बड़े मैचों के बड़े प्लेयर हैं। उसने आज भी साफ, बल्कि उसने पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब कि अपने आप को अप्रूव करके दिखाया है कि क्या क्रिकेट किस तरह खेलते हैं, किस तरह मैच का अवेयरनेस होती है, किस तरह मैच को लेके चलना है। अगर आप जो उसने बाद में बात किया, उसने बताया सारा कि मुझे पता चला जब थोड़ा मुश्किल थी, फास्ट बॉलर आए हैं, मैंने किस तरह खेलना है, उसके बाद मैं अपनी गेम को किस तरह आगे लेके जाना, और टीम को हम पीछे गेम में देख के हम किस तरह फिनिश करना है। क्योंकि जो नया जो बैट्समैन आ रहा था उसके लिए मुश्किल हो रही थी। फिटनेस सही है। आपकी अभी जितनी क्रिकेट तेज होगी है, आपकी फिटनेस आपको ज़्यादा सपोर्ट करती है। आप ठीक है टैलेंट से और अपनी थोड़े ज़ोर से आप थोड़े रन कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा आपके 25-30 रन के बाद आपको फिटनेस आपके काम आती है। आपने भाग के रन करने होते हैं। ये अगर हमारे का फिटनेस ठीक हो तो हमारी इतनी डॉट बॉलें ना हो। ठीक है, कभी कभार हो जाता है, प्रेशर आ जाता है टीम पे, तो बार लेकिन बार आप हो रहा है। देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमने हमने आज 160 के डॉट मैच को बॉल्स खेली हैं, आज भी हमने 152 डॉट बॉल्स खेली हैं, और टीम में कोई ऐसा पावर हिटर नजर नहीं आता हमें कि जो हमें इतने कोई 150 या उससे ऊपर के स्ट्राइक रेट पे हमें जो है वो छक्के चौके मार के जो है वो 300 के ऊपर ला के हमारा स्कोर कार्ड जो है वो ले जाए वहां पे। ऐसा कोई प्ले नजर नहीं आ रहा टीम के अंदर। आपने कुछ डाला ही नहीं हुआ ऐसा कोई पावर हिटर टीम के अंदर। शाहीन अफरीदी छक्के मार जाए, आर एस रऊफ मार जाए, या शाहीन या नसीम शाह, वही है, बाकी नीचे तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक और जो बड़ा इशू है इस टीम के बारे से, जाहिर है इशू दर इशू है, जो अप्रोच नजर आ रही है वो हम सुन रहे हैं, दावे बड़े बड़े हो रहे हैं। पहले जो मोहसिन नकवी साहब है, चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने कहा जी कि हम सर्जरी करेंगे। जब वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप के दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि यानी एक बड़े इवेंट के दौरान ही उन्होंने कह दिया हम टीम की सर्जरी करेंगे, टीम के बाद एक सर्जरी होगी। तो वो सर्जरी तो होती हुई नजर नहीं आई। तो अब भी उनका दावा उसके बाद ही फिर दोबारा आया था चैंपियंस कप से पहले कि हम एक सर्जरी करेंगे टीम के अंदर। वो सर्जरी के बारे में मोहसिन नकवी साहब गाए बगाए क्या कहते रहे, जरा वो सुन लें आप। क्यों डॉक्टर साहब, ये टूल्स डाटा कुछ भी नहीं है हमारे पास कि हम सर्जरी कर सकते हैं? आज हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं बैठ के टीम की,
परफॉर्मेंस को लेकर, तो सर्जरी क्यों नहीं हो सकी है? सर 2 चीज़ें बोलूँगा। एक 27,503 रन्स हैं वनडे इंटरनेशनल्स में, कुल मिला के टोटल अपना टेस्ट और वनडे में विराट कोहली के। 91 51st 100 किया है उसने। फास्टेस्ट टू 14,000 ओडीआई रन्स हैं। और जो इरफान ने कहा, आप उसकी आज अप्रोच देख लेते कि वो कैसे बैटिंग की है। उसने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सिंक होके जो सिचुएशन डिमांड करी थी उस तरह की है। 1 अभी मोहसिन नकवी साहब ने खुद बोल दिया कि जी हमारे पास वो टूल्स नहीं है, और एक चैंपियंस कप होगा तो उसका डाटा आ जाएगा। और यार मुझे पहले आप ये बताएं, क्या आपके पास वो स्टॉक है? यानी कि प्लेयर्स का वो आपके पास एक कैचमेंट से प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि अब इंटरनेशनल लेवल पे, आप तो अब्दुल रज़ाक को कहते हैं इनको पावर हिटिंग सिखा दो यार। वो भी एक आपको मजाक है पावर सर, हिटिंग वैसे वो भी एक मजाक आपको है जो पावर एक हिटिंग आपको पावर हिटिंग की डायनामिक्स ही नहीं पता कि बायोमैकेनिकल एनालिसिस होते हैं, और उसके बाद आपको पता लगता है कोर कितनी यूज होनी है, कौन सा मसल कितना यूज होना है, फिर वो लड़के ट्रेन होते हैं। ऑनड्रे क्लासन जो है, या लियाम लिविंगस्टन वगैरह जो है, डेविड मिलर, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, इनकी गोल्फर स्विंग है। ये इरफान बेहतर आपको बता पाएगा, ये मल्टी डायमेंशनल क्रिकेट खेल के प्रोफेशनल बने हैं। अभी इन्होंने नकवी साहब ने कहा जी कि टूल्स होने चाहिए। टूल्स बायोमैकेनिक, आपने क्या कोई बायोमैकेनिस्ट मंगवाया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से? क्या आपने बायोमैकेनिक्स को इंटीग्रेट किया? आप 18,000 $18,000 दे रहे हैं अपने एक्स प्लेयर्स को, 50-50 लाख महीना दे रहे हैं मेंटोर्स को। आपने क्या? सर हमने स्टेडियम बड़े अच्छे बना लिए हैं, लेकिन हमने सर मैं अफसोस उधर ही के आ रहा टीम हूँ। अच्छी नहीं बनाई हमने जी। सर मैं उधर ही आ रहा हूँ, जी जल्दी जी। से मुझे एक चीज़ बोलने दें कि मुझे ये समझाएं कि क्या आपने बायोमैकेनिक्स जो है वो अपने कोचेस को अवेयरनेस दी है? आपने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया है? आपने जिसको प्रोग्रेसिव पाथवे कहते हैं, डाटा एनालिटिक्स कहते हैं, वो आपने करने की कोशिश की है? मेरा तो ख्याल है टीयर सिस्टम में जब तक आप ये नहीं लाएंगे, तो याद है मैंने आपको पहले कहा था कि दुआ कीजिएगा कि ये गद्दाफी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम आपके टॉम स्टोन ना बन जाए क्रिकेट के, कि स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट हो, लेकिन उसमें बरीड हो पाकिस्तान क्रिकेट, जो कि उसको दफनाना पड़ जाए। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट आज आप मान लें, अब सेकंड टीयर हो चुके हैं, आप रेलेवेंट बॉटम ऑफ नहीं द रहे टेबल हम सर आज की मॉडर्न डे नहीं क्रिकेट है, में। बॉटम क्रिकेट से तो यहाँ नहीं है वाली बात आप है कि हम रेलेवेंट। 250 वाली टीम है। हम आज टीमें जो है वो साढ़े 350 रन तक चेज कर रही हैं, बना भी रही हैं, चेज भी कर रही हैं, बिल्कुल। और हमने इवॉल्व नहीं किया। इरफान, क्या वजह हम इवॉल्व क्यों नहीं कर पाए, और आगे के लिए अब आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? जब हम सर्जरी तो नहीं हुई है, पोस्टमार्टम की बात करें तो क्या होना चाहिए? नहीं, होना तो बहुत सारा चीज़ें चेंज होनी चाहिए कि प्लेयर को पता हो कि उसने किस नंबर पे खेलना है। हम किसी से बड़े टूर्नामेंट में लेके जा रहे हैं, हम अपने ओपनर साथ लेके जाएं, मिडिल ऑर्डर उनको पता हो कि हमने मिडिल ऑर्डर, ये 3-4 स्पिनर हैं, ये 3-4 फास्ट बॉलर हैं, इनको अपना अपना रोल पता हो कि हमने क्या करना है। सही है। अगर आप देखें तो आप एक स्पिनर के साथ गए हैं, वो भी आप उसको स्पिनर को नहीं कह सकते कि इस तरह का है कि जिसने वन साइडेड मैच जिताए हों, तो लेकिन वो भी आपने खाना पूरी की और साथ उनको लेके गए हैं। अगर आपने मे भी बात सुनी हो कि उनके कप्तान ने बोला कि हम काफ़ी देर से इकट्ठे खेल रहे हैं, हाँ, हमारे हर प्लेयर को पता है कि उसका रोल क्या है, जी हाँ। उसने क्या परफॉर्म करना है। उसने अपने स्पिनर का नाम लिया, उसने अपने फास्ट बॉलर का नाम लिया। उसके बाद हमारे रिजवान आए, रिजवान हमारे ने कहा कि हम 280 तक जा सकते हैं। तो आप देखें कि वो 280 के कैप्टन खुद कह रहे हैं, हम मुंह से 300 नहीं कहना पसंद करते कि हम इतनी बहादुरी हो कि हम 300, लोग तो 400 का नाम ले रहे हैं। वो भी उन्होंने अप्रोच जो 244 किया है, 42 ओवर में किया है, तो वो भी 280 होता तो वो भी आराम से चेज होता जिस तरह वो खेल रहे थे। तो ये चीजें हमारी अप्रोच ही इतने तक है जहाँ पे हम सर्कल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब आगे क्या होना चाहिए, क्या करने की जरूरत है फौरी तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो आपके ये जो सिलेक्शन कमेटी है ना, नाउ दे, इट इज नॉट अबाउट सैकिंग देम, नाउ दे हैव टू कम अप विद द रीजन, रैशनल, कि ये टीम सेलेक्ट क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, और क्या इनकी रैशनैलिटी थी, इसमें रैशनलाइजेशन करें आप। उसके बाद आपने एक डाटा एनालिस्ट रखा हुआ है, मुझे नहीं पता वो इंजीनियर है या उसका डाटा साइंटिस्ट है, वॉटएवर। क्रिकेट में जो डाटा एनालिसिस होता है, इट इज़ नॉट ओनली कि आपने सिर्फ नंबर्स की गेम करनी है, इसमें आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। आप इंडिसेस निकालते हैं, आप ब्रैकेट्स निकालते हैं, आप एफिकेसीज निकालते हैं, आपने वो कैसे करना है। दो, तीसरी चीज़ ये कि हाई टाइम नाउ, वेरी मतलब इट इज़ ए हाई टाइम कि आप सोच लें कि आप स्टेडियम हो गए, वेल डन। इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नहीं समझ आई कि किस लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहिए जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल चाहिए, जिसमें आपकी इंजरी प्रिवेंशन हो, रिहेबिलिटेशन हो, आपकी बायोमैकेनिकल लैब एक्टिवेटेड हो, टीयर सिस्टम पे आपकी 13 अंडर 15 17 ये लॉन्ग टर्म
सक्सेस होगा। और ठीक है। लड़के मेरिट, खुदा का वास्ता है, लड़के मेरिट पे सेलेक्ट करें यार। मेरिट अब को मेरिट मेक श्योर किया जाए तो ही टीम बेहतर हो सकती है और और अपनी एक और अप्रोच जो चीज़ है है। जी समर, जी 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 समर एक लास्ट जी 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 चीज़ है, अगर डायरेक्शन ठीक होती है ना, अगर नीयत साफ होती है, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट आप डिसीजंस लेते हैं, हो सही। सकता है कि आप एकदम सक्सेस ना मिले, ठीक। लेकिन आप जो प्रोग्रेशन है ना, वो राइट वे पे शुरू हो जाएगी। सही है। हमें मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ अपनी क्रिकेट की अप्रोच को जो है वो सिंक करना होगा और साथ ही साथ जो है सिलेक्शन के क्राइटेरिया को दोबारा से जांचना होगा कि पसंद नापसंद है या जो सिलेक्टर्स उनका विजन ही इतना है जिसकी वजह से इतनी एक बुरी टीम सिलेक्ट की गई। और होस्ट होने के बावजूद जो है हम होस्ट है इस बड़े इवेंट के, लेकिन हम इस इवेंट से तकरीबन बाहर हो चुके हैं। तफसीली आपने तजिया मुलाजा किया कि क्यों पाकिस्तान हारा आज का मैच भी और पिछला न्यूजीलैंड का मैच भी, और हम क्यों चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह से हमने परफॉर्म किया। शायकीन बहुत ज़्यादा उदास हैं, जिन्हें आज वीकेंड था, उनकी कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि आज ये दिन हम पाक इंडिया के मैच को एंजॉय करेंगे, लेकिन जो एंड है दिन का वो बहुत ही बुरा हुआ। तो इस्लामाबाद में भी शायकीन के बारे में जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, वो किसे जिम्मेदार समझते हैं आज की शिकस्त का। हमारे नुमाइंदा वैस अब्बासी मौजूद हैं, एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी मैच देखने के लिए शायकीन के साथ। ये वैस, शायकीन क्या कह रहे हैं, उनके क्या तासुरात हैं, क्यों आज की टीम हारी, वो क्या कह रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा टाकरा हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेला गया। आज फिर एक बार फिर जो है भारत ने तारीख दोहराई है। पाकिस्तान जो है ये मैच आज फिर एक दफ़ा हार गया है भारत के हाथों। अब तक दुबई में मजबूरी तौर पर 5 मैचेस खेले गए, जिनमें से 4 इंडिया ने अपने नाम की, जबकि सिर्फ एक ही पाकिस्तान जीत सका। तो फैंस जो है वो बड़ी तादाद में आए मैच को एंजॉय करने के लिए, लेकिन मायूस लौटे। हमारे साथ हम इनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। पाकिस्तान आज फिर एक दफ़ा इंडिया से मैच हार गया, क्या देखते हैं कहाँ पर कमी रही? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बिल्कुल जिस तरह आज मैच हार रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ जिस तरह हमारे 2 मेन प्लेयर है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनके ऊपर हम जितना बड़ा फ़ख्र करते हैं, तो इस किस्म के मैच में अगर वो इस तरह का प्रेशर लेते जिस तरह आज इंडिया के सामने वो प्रेशर ले रहे हैं, उस दिन अगले मैच में जो बाबर आजम ने जितने डॉट बॉल खेले और आज रिजवान ने जितने डॉट बॉल खेले, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैच का टर्निंग पॉइंट था। सिलेक्शन तो यूनुस खान कहते हैं कि जब आप लोग बताते हैं तो फिर आप बता दिया करें, हम नहीं बताएंगे। तो इस दफ़ा उन्होंने बताई है, तो इस दफ़ा फिर वही हो गया। स्पेशली हमें बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया। उसकी परफॉर्मेंस इस पूरे ईयर में देखा जाए ना, तो बिल्कुल उस तरह से उसकी प्रोग्रेस नहीं रही। उसके अलावा बॉलर ने भी बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया। ओवरऑल टीम ने ये तकरीबन मायूस किया, किसी की खास कर कारकर्दगी नहीं है। अब अगर यहाँ इन्होंने असमा खान को ओपनिंग खिलाते तो काफ़ी बेहतर होता, क्योंकि वो दुबई की कंडीशन से काफ़ी वाक़। जी नाज़रीन, आपने कुछ क्रिकेट शायकीन के, क्रिकेट फैंस के तासुरात आपने सुने। उनका भी यही जो है व्यू है कि एक तो सिलेक्शन ठीक नहीं थी कौमी टीम की, और दूसरा जो अप्रोच है हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ बिल्कुल भी वो सिक नहीं कर रही कि 150 के करीब डॉट बॉल हमारी शिकस्त की वजह बने हैं। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मौजूदा सियासी जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। मुल्क का सियासी मंजरनामा एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4 होने जा रहा है। हुकूमत का दावा है कि मुल्क में सिर्फ सियासी ही नहीं मुआशी इस्तेहकाम भी आ रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ समझती है कि हुकूमत के दावे में दम नहीं, मुल्क की सियासी हो या मुआशी, दोनों तरफ सूरत हाल दिन ब दिन दगरगूं होती जा रही है। और इसी सूरत हाल का बज़ाहिर फायदा उठाने के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ नई महाद आराई की तैयारियां भी कर रही है। नए अपोजिशन अलायंस को बनाने और ईद के बाद भरपूर तहरीक चलाने के लिए तहरीक इंसाफ ने राब्ता कारी भी तेज कर दी है। पीटीआई की मरकजी क़यादत का वफ्द सिंध में मौजूद है, जहां अपोजिशन की जमातों को साथ मिलाने और साथ चलाने के लिए कोशिशें की जा रही है। गो के तहरीक इंसाफ अपने तय तो पुरएतमाद है कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में तमाम जमातों को यकजा कर लिया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के दावे और जमीनी हकायक आपस में मेल नहीं खा रहे, क्योंकि अपोजिशन की एक तवाना आवाज मौलाना फजलुर रहमान ताहाल इंसाफी कैंप में जाते नहीं दिख रहे, जो पहले ही वाजे कर चुके हैं कि किसी एक शख्स की रिहाई के लिए किसी तहरीक में शामिल होना ठीक नहीं होगा। उनके बाद तहरीक इंसाफ ने साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी को भी साथ मिलाने की कोशिश की थी, वो भी लग रहा है कि कारगर साबित नहीं हो पा रही, क्योंकि गुज़िश्ता रोज शाहिद हकान अब्बासी ने भी एक इंटरव्यू में वाजे कर दिया है कि पीटीआई ने ईद के बाद किसी तहरीक की बात नहीं की और उन्होंने इमरान खान को अपनी इस्लाह का मशवरा दे दिया है। हमसे कोई तहरीक की बात नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये सोच जब इत्तेफाक होगा, सोच खुद ही एक तहरीक बनती है। जब आप उस सोच को लेकर अपोजिशन का रोल अदा करें, अपोजिशन का रोल सिर्फ सड़क महदूद नहीं होता,
सड़क तो आखिरी हरबा होता है, आप शुरू सड़क से नहीं करते। तो आज सबसे ज्यादा अगर इस्लाह की जरूरत किसी को है, हम सबको इस्लाह की जरूरत, वो इमरान खान साहब है। अपने मामलात को दुरुस्त करें ताकि अवाम जो आपको शायद वोट देना चाहते हैं, लेकिन उनका एतमाद भी हो कि आप मामलात को दुरुस्त कर सकेंगे। शाहिद खान अब्बासी का मशवरा अपनी जगह, लेकिन बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के कैंप में इस्लाह से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई सोच नहीं पाई जा रही, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल रियासत से टकराव की वो पॉलिसी है जिस पर किसी सूरत नजरसानी नहीं की जा रही। आर्मी चीफ के नाम एक के बाद एक खतूत पर मन मर्जी जवाब ना मिलने की सूरत में इमरान खान और उनकी जमात ने एक बार फिर रियासती इदारों को ललकारना शुरू कर दिया है। लंदन में आर्मी चीफ के दौरे के दौरान पीटीआई की जानिब से होने वाला एहतजाज भी तहरीक इंसाफ की तसादम वाली सोच की भरपूर अक्कासी करता दिखाई दिया। आज भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आर्मी चीफ को लिखे गए खतूत को जायज करार देते हुए वाजे किया कि खतूत में किसी किस्म का एनआरओ नहीं मांगा गया। उनको मिल गए हैं वो खत, आप यकीन रखिए, आप खातिर जमा रखिए कि वो पढ़ भी चुके हैं और वो जहां तक पैगाम पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच चुका है। इमरान खान साहब ने जो खत लिखे हैं, कहाँ है इसमें एनआरओ? उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो आइन और कानून के मुताबिक रिहाई चाहते हैं। जहां तहरीक इंसाफ एक रियासती इदारे से टकराव की पॉलिसी पर गामजन है, तो दूसरे रियासती इदारे से भी तहरीक इंसाफ का लव एंड हेट रिलेशन ही चल रहा है। कानूनी तौर पर जिस रिलीफ की ख्वाहिश थी वो ना मिलने की सूरत में तहरीक इंसाफ पहले ही अदलिया से नाला थी, वहां अदलिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को सिस्टम में रहने के मशवरे और एतमाद साजी के लिए दिए जाने वाले मौका को भी बज़ाहिर पीटीआई ने शिकायत की नजर कर दिया। चीफ जस्टिस जया अफरीदी से होने वाली हालिया मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के लिए मतला साफ होता नहीं दिख रहा। बिलखसूस यह इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में फौजी अदालतों से मुताल्लिक भी फैसला आ सकता है, जो तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ के बजाय मजीद तकलीफ का बायस भी बन सकता है। दूसरी जानिब हुकूमती कैंप यह इल्जाम भी लगा रहा है कि तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस से हालिया मुलाकात एनआरओ लेने की एक नई कोशिश थी। जो प्रेस रिलीज आप देखें या मुलाकात का जो हाल अहवाल बयान किया गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनआरओ मांगा गया है और एनआरओ की ही तलबगारी की गई है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा, चीफ जस्टिस से तो एनआरओ नहीं मांगा जाता, वहां मांगा ना, उन्होंने ये कहा नहीं मांगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं चाहूंगा कि आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएं। सलमान अकरम राजा साहब ने कोट ऑन कोट ये बात की, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ेगी। दूसरी जानिब हुकूमत और रियासत तहरीक इंसाफ की किसी मुहिम जोई से ज्यादा मरूब होते नहीं दिख रहे, और इस इम्कान का भी इजहार किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की जानिब से सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम को मुतासर करने की किसी भी कोशिश का माजी की तरह भरपूर जवाब दिया जाएगा। आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा, बात करेंगे एक मुख्तर ब्रेक के बाद। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर साफी और तजज़ेकार मुनीफ फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल पर तस्दीक के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब और मुनीफ फारूक साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका और मुनीफ फारूक साहब आपका, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। भट्टी साहब, ईद के बाद तहरीक इंसाफ ने एक तहरीक चलानी है। आजकल सिंध के दौरे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जहाँ वो अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन उस तरह से तहरीक इंसाफ की मर्जी मंशा के मुताबिक वो अलायंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। मौलाना फजल रहमान भी शक में मुब्तला हैं कि पत्नी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए सब कुछ करवा रही है हमसे, और शाहिद खान अब्बासी भी कह रहे हैं कि हमने इनके स्टेज पे नहीं चढ़ेंगे, इनके कंटेनर के ऊपर वो खान साहब की रिहाई के लिए सब कुछ, बल्कि उल्टा उन्होंने खान साहब को मशवरा दिया, तहरीक इंसाफ को दिया कि खान साहब अपनी इस्लाह कर लें, इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्लाह खान साहब को चाहिए। तो क्या कहेंगे, ये तहरीक आपको बनती हुई पनपती हुई नजर आ रही है? यार सबसे पहले तो मुबारक लेना, पाकिस्तान क्यों ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं हमारे? मुबारक ले, तू बड़ा क्रिकेटर बनता है, बड़ा हर रोज पैड बांध के भागता फिरता है। तो ये मुझे बता, ये विजन किसका है? ये विजन वजीर आजम का है, जो पैटर्न इन चीफ है हमारी क्रिकेट के जनाब। मैं सिर्फ वजीर आजम साहब का और चेयरमैन पीसीबी का विजन है, तो सिलेक्शन कमेटी का विजन है। तो मैं कह सकता हूँ जनाब वजीर आजम साहब मुबारक हो, जनाब मोहसिन नकवी साहब मुबारक हो, जनाब सिलेक्शन कमेटी साहबा मुबारक हो। ये तमाम साहबान सर आपका विजन है। लेकिन मुझे लगता है इनको, हमारी टीम को अगर इंडिया के मैच से पहले पंजाब हुकूमत का मरीम नवाज का इश्तिहार दिखा देते ना, छक्कों वाला, और छक्कों वाला वो दिखा देते कि वो जो जैसे टीम मुश्किलात में घिरी हुई थी, जो इमरान खान से मुतासर होकर मुतासरीन इमरान खान ने वो जो इमरान खान की मोहब्बत में इश्तिहार बनाया था, क्या यार कसम से ये होता था। और अब भी वैसे मैं तो समझता हूँ कि अब भी हमारा है चांस कि भारत न्यूजीलैंड को हरा दे।
बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, हम 500 रन बनाएं और बांग्लादेश को हरा दें। बांग्लादेश न्यूजीलैंड को क्यों हरा दे? न्यूजीलैंड वालों के बैटों में कीड़े पड़े हुए हैं या दोनों टीमें जो हैं वो अनफिट हो जाएं, न्यूजीलैंड और भारत, या आईसीसी दोनों टीमों को डिस्क्वालीफाई कर दे तो हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, ऐसे ही यकीन करें। और आज सुना है कि अडियाला में आज बड़ी स्क्रीन लगाकर इमरान खान को मैच दिखाया गया और हर ओवर के बाद शबाशी और मरीम नवाज के इश्तिहारात चलाए गए, बल्कि हर बॉल के बाद। तो वहाँ भी सुना है बड़ा जश्न का समा था। ये होता है जवाल को अरूज, जब आपके पूरे मुल्क में जवाल हो तो आपका कोई शोबा जवाल से नहीं बचता। टीम देखें क्या सिलेक्शन की है। आज आप अभी मुझे वक्फे में बता रहे थे कि 152 डॉट बॉल खेली, डॉट कर दी। यानी ये तो मुझे भी भिजवा देते तो कारकर्दगी सेम टू सेम होनी थी। डॉट बॉल आप भी मैं कमाल, और कोई हो सकता है मेरा एज भी लग जाता यकीन लग के चौका भी हो सकता, छक्का तो नहीं, चौके की बॉल पे लग के छक्का हो सकता था। तो 148 बालों पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बनाए और पूरी नहीं खेली, 2 बॉल पहले आउट हो गए। हम वो किंग बाबर तो पता नहीं बाबर किंग, तो वो ये है किंग कोहली की उम्र देखें। और अभी आप बता रहे थे 70 रन उसने भाग के लिए, 72 रन उसने भाग के लिए, 72 रन उसने भाग के लिए स्ट्राइक रोटेट किया उसने, सिर्फ उसने 7 चौके मारे हैं। और इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है खुदा की कसम हर शोबे को। ये एक गेम थी और ये वही है पहले 10 ओवर, पिछली मरतबा 15 ओवर खेल के बाबर साहब ने 64 रन बनाए। हमने डॉट बॉल्स खेली थी, वहां भी हमने 90 बालें खेल के बाबर साहब ने 64 रन बनाए थे। तो हमारी सियासत का जो हाल है वो इस क्रिकेट से मुख्तलिफ है या वैसा ही है? और आखिरी बात भी बोरान है। और आखिरी बात, बिलीव भी मुझे नहीं पता कि मैंने आखिरी मैच इनका 1 ओवर या 2 ओवर मुसलसल कब देखे होंगे अपनी टीम। क्यों नहीं देखते भट्टी साहब? भाईजान मुसल्ले पे बैठना पड़ता है, बीपी वाला साथ रखना पड़ता है, पानी साथ रख के दुआएं, भाई मैं वो अपने लिए क्यों ना मांगू, अपने सारे इनके लिए मांगनी है। सही है। तो आप मुनीब साहब होके आए ना, तो सियासत के ऊपर आपकी क्या राय है जनाब के? क्या कुछ होता देख रहे हैं? जो मेरा आपसे बुनियादी सवाल था कि जो इकट्ठा कर रहे हैं अपोजिशन को, लेकिन तहरीक इंसाफ का अपना हाउस भी इन ऑर्डर नहीं और अपोजिशन भी इन ऑर्डर नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ का हाउस उस वक्त तक इन ऑर्डर है जब तक इमरान खान मौजूद है, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह सारों को लंबी ज़िंदगी दे। तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं होता। सही है। तहरीक इंसाफ शुरू से ही ऐसी है और ऐसी चलती रहेगी। लेकिन जब वो जेल में है तो पार्टी का इन ऑर्डर होना जरूरी नहीं है कि ज़रा पार्टी इन ऑर्डर होगी तो उनको जेल से रिहा करवाएगी? नहीं, पार्टी ने रिहा नहीं करवाना, स्ट्रगल करके पार्टी इसका इतने योग्य होती, सही है, तो रिहा करवा चुकी होती। रिहा उन्होंने अदालतों से होना है, ठीक। और बेफिक्र हो जाएं, ये जो भी आउट ऑफ ऑर्डर होगा ना तहरीक इंसाफ का, वो कख नहीं उसका रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो ये अंदर खाते कुछ भी नहीं होता। तो मुनीफ फारूक साहब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने तो तहरीक चलानी है, लेकिन जो मैंने बात की भट्टी साहब से, जो मैंने सवाल किया कि उनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, अपोजिशन को वो यकजा कर रहे हैं, लेकिन शायद हकान अब्बासी साहब तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए, खान साहब को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए, और वो भी कह रहे हैं कि कंटेनर पर हम उनके नहीं चढ़ेंगे। तो ये ईद के बाद जिस तहरीक के ख्वाब देख रही है तहरीक इंसाफ या खान साहब देख रहे हैं, जिससे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ये तहरीक फिर चलती हुई नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया समर आपका। देखिए समर, ये बात हम सब जानते हैं कि जो हमारे मुल्क में वैसे भी जो अपोजिशन के अलायंसेस हैं या जो तहरीकें हैं, उनमें उस वक्त तक वो कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर एक खास इंग्रेडिएंट शामिल ना हो, और वो एक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट या एक जमाने में जो इंट्रीग्स भी होती थी, जब तक वो शामिल ना हो किसी हुकूमत के खिलाफ, तो कोई चीज कामयाब नहीं हो सकती। आज अगर ये कोई तहरीक अव्वल तो बन नहीं रही उस तरह से, लेकिन अगर बन भी जाए तो सिंपल उस तहरीक के ऊपर हुकूमत का चले जाना, निजाम का तब्दील हो जाना, ये बड़ा फिलहाल तो मुश्किल नजर आता है। और उसकी एक वजह ये भी है कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है वो भी पीक कर रही है, तो फिलहाल तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली हम नहीं देख रहे। लेकिन अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाता है तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर मुनीब साहब, पीटीआई के पास ऑप्शन हैं क्या? उन्होंने सड़कों पर तहरीक चलाकर भी देख ली, उन्होंने अदलिया से उम्मीदें बांधी, वहां भी उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक चीजें नहीं हो सकी। फिर उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात का दरवाजा खोला, वहां भी जो है मुफाहमत भी काम नहीं आई। फिर खतूत लिखे गए आर्मी चीफ को, उन खतूत का भी कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब तो कह रहे थे कि हमने जिन्हें खतूत लिखे थे उन्होंने खत पढ़ भी लिए हैं, लेकिन कोई खास फर्क इससे नहीं पड़ सका। अदलिया से जो उम्मीदें थी वो भी जो है वो खातिरहा वहां से फायदा नहीं हो सका।
तो क्या समझते हैं फिर ये जो अब अलायंस बनाने की जो सोच है, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, मुश्किलात काफी ज्यादा है, तो इससे कोई पीटीआई का कोई रास्ता निकल पाएगा आगे? देखिए, जो तहरीक इंसाफ के जैसे अभी राजेश साहब का आप बता रहे थे, देखिए इसके अलावा वो क्या कह सकते हैं। एक खास सिंड्रोम की कैफियत भी में इंसान डेवलप हो जाता है, या कोई भी एंटिटी, जब आपको पता हो कि आपको मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे, तो आप एक इल्यूजन भी क्रिएट कर लेते हैं अपने इर्द गिर्द के, हाँ ये मैंने किया था तो उसके जवाब में ये हुआ। सो फ्रैंकली उसका भी कोई असर तो नहीं हुआ। मतलब कहना आसान है, 3 खतूत ओपन लेटर्स लिखे गए, सब कुछ हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने कहा जी कि अमेरिकी जैसी सदारती इलेक्शन होगा, यहाँ सब कुछ बदल जाएगा, वो नहीं बदला। प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं और 1 महीने से ज्यादा उनको इक्तदार में हो गया है कि बस ये कॉल आई कि आई, वो भी नहीं आई। इनफैक्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी तक जिस भी लेवल पे पाकिस्तान की हुकूमत का इंटरेक्शन हो रहा है विद द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें पाकिस्तान का तरफ से जो एक और अमेरिका के साथ जो ताल्लुक है वो एक पॉजिटिव नोट पर शुरू हो रहा है। सो ऐसा तो कुछ नहीं है जिससे जो तहरीक इंसाफ को मिल जाए, लेकिन ये मैं दोबारा कहूंगा कि उन्होंने कोशिश की कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। देखिए ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा डेंट सेटबैक था पीएमएलएन की हुकूमत को 2014 में, एक दो था, एक सीरियत की हुकूमत थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि वो जो 4 हलकों वाला सारा फ्रॉड था, उसके अंदर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के आईएसआई चीफ इन्वॉल्व थे, तो हुकूमत गिरी नहीं थी, लेकिन उसको एक बहुत बुरा धचका लगा था। लेकिन आज तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आज तो तहरीक इंसाफ या जो भी ऑपोजिशन जमाते हैं वो लोन वॉरियर्स के तौर पर लड़ रही हैं या अपनी मूवमेंट को चला रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट तो उस पलड़े में अपना वजन नहीं रख रही, तो जब तक वो नहीं होगा ये हुकूमत तो अपनी जगह मौजूद फिर रहेगी। क्या आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? ये जो अलायंस की कोशिश हो रही है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा अभी जो है वो रिस्पांस उस तरह से नहीं आ रहा। मौलाना फजल रहमान भी तहरीक इंसाफ को कोई मस्बत रिस्पांस नहीं दे रहे, उन्हें भी शक है कि ये सब इमरान खान की रिहाई के लिए हो रहा है। और शाहज़ाद खान अब्बासी के भी जो बयानात हैं वो भी आपने आज सुन लिए, कि वो भी कह रहे हैं कि ये तो खान साहब की रिहाई के लिए सब कुछ हो सकता है। वो कह रहे हैं हम उनके कंटेनर पर नहीं चढ़ेंगे, अपना जलसा खुद करें। और वो कह रहे हैं खान साहब को अपनी इस्लाह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिन इत्तेहादियों पे तकिया करके खान साहब एक मूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी अगर नहीं होता तो फिर क्या ऑप्शन आपको नजर आ रहा है पीटीआई के पास? पहली बात तो यह है कि मैं तो चाहता हूं कि अपोजिशन सारी मिल के चले, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब अपने हल्के में भी जीत पाएंगे। कितने वोट हैं, कितनी बड़ी बड़ी वो बातें कर रहे हैं। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई के पास 2 हल्के होंगे। इस मौलाना साहब इम्पॉर्टेंट है और मौलाना साहब कभी नहीं मिलेंगे। तो तहरीक इंसाफ को पहली बात यह है कि अकेले अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त इस घड़ी वो जैसे होता नहीं कि आप कॉल करते हैं तो आगे से जवाब आता है कि आपके फ़ोन पर मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं, तो वो ईजी लोड का मसला है। इस वक्त मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं, लेकिन ये मतलूबा सहूलत ईजी लोड भी हो भी सकता है और मतलूबा सहूलत मुयस्सर भी हो सकती है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। और मैं पहले आपके साथ लास्ट सहूलत तब दस्तयाब होगी जब जो नेटवर्क आपकी जो दूसरी कंपनी का जहाँ पे जुड़ा हुआ है वो नेटवर्क अगर वहाँ से डिसरप्ट होता है तो फिर आपको सहूलत दस्तयाब। ये सहूलत फिलहाल नहीं, आपको ये भी हो सकता है, नहीं आपको ये भी हो सकता है कि लाइन साथ अलहदा लाइन डाल दी जाए। अच्छा, आप एक मोबाइल पे 2 नंबर भी रख, 2 सिम में भी हो सकती है ना। तो बुनियादी तौर पे ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर और एक ख़ास जो प्रोपेगेंडा हुकूमत कर रही है, ख़ास के वो जो ताकत में है, हवा में है, सब कुछ ख़त्म हो गया। उधर से अमेरिका से भी नहीं मिला, उधर से ख़तों का जवाब भी नहीं मिला। अमेरिका वाले पे भट्टी साहब जो बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ ने ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांध ली थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो यानी ट्रंप जब आवेगा तो लग पता जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है वहाँ से। मुझे लगता है कि उम्मीदें तो ठीक थी और उम्मीदों में काफ़ी दम था, लेकिन मुझे लगता है जो जवाबी वार है ना हुकूमत का, या और वो जो जवाबी वार किया उन्होंने अमेरिका के साथ, अमेरिका के दोस्तों के जरिए। अब आप मुझसे मुसलमान ममालिक की अगर हम बात करें जी, तो जी जी, अब आपके चेहरे पे जो अचानक दुल्हनों वाली स्माइल आई है या नरीना औलाद वाली स्माइल आई है, जो ट्रंप साहब के बहुत करीब है। 2 ही दोस्त हैं ट्रंप साहब के इधर खलीज ममालिक में, तो उनके जरिए जो एक आइडिया लगाया जा सकता है जो वो थोड़ा सा काम कर रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं हालात पाकिस्तान में बदलते हुए कोई देर नहीं लगती। मैं इस हक में नहीं हूं कि कोई आके हुकूमत को सड़कों पे आकर हुकूमत को गिराए। हालांकि ये हुकूमत जिस तरह जितनी इसकी पॉलिटिकल
वो है इखलाकी बर्तरी है, या जितना इसका वजूद की बर्तरी है, या जितना इसका अपना हाल है, या फार्म 47 है, या जो भी अदलिया है, या पीका है, या काली कानून साजी हैं, वो इलेदा। लेकिन ये वक्त बदलने में देर नहीं लगती। इस वक्त अनडाउटेबली बेहतर पोजीशन में हुकूमत, लेकिन ये पोजीशन तब्दील भी हो सकती है। अदलिया से भी बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पिछले हफ्ते मुलाकात भी हुई है चीफ जस्टिस साहब से भी। तो मुनीफ फारूक साहब, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि फौजी इदारों से मुतल्लिक फैसला भी मुतवक्का है अगले हफ्ते में। तो इस मुलाकात के पैराए में भी अगर हम बात करें, इस फौजी इदारों से मुतल्लिक जो फैसला है उसकी अगर हम बात करें, तो क्या लग रहा है तहरीक इंसाफ की कानूनी फ्रंट पर, अदालती फ्रंट पर जो मुश्किलात हैं इस फैसले के बाद कम होंगी या मजीद बढ़ने जा रही हैं? देखिए, जो तहरीक इंसाफ को अदालती फ्रंट पे जो वो चीफ जस्टिस साहब से लेने गए थे, माँ सिवाय इसके कि चंद मामलात में शायद उनको छोटी मोटी जो कोई उनकी रेड्रेसल है वो हो जाए, जो मेजर उनके इश्यूज हैं निहायत एहतराम के साथ मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वो तो चीफ जस्टिस साहब भी उनको एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनका ताल्लुक बिलवास्ता बिलावास्ता तौर पर कहीं और है, और मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस साहब उनकी उस तरफ जाएंगे या उस तरफ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी डिसीजंस ली हैं ना। ही हैज बीन पार्ट ऑफ सर्टेन डिसीजंस, जैसे जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं, जजेस की एलिवेशन है, 26वीं आईनी तरमीम की खुद एक प्रोडक्ट है चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो वो उसको कैसे अंडू करवाएंगे और कहाँ से उसको रिवर्सल होगा, कहाँ फुल कोर्ट बनेगा, कहाँ सब कुछ पीछे होगा। कहने के लिए मैं आप हम सब नारा लगा सकते हैं कि मुल्क में आइडियल जमहूरियत हो, सब कुछ हो, लेकिन इस वक्त जो सिलसिला है वो तो कुछ और है। और दूसरी बात ये है कि ये भी येट अगेन समर टेस्ट हो रहा है कि क्या आपके मुल्क में जो, क्योंकि हम कोई आइडियल डेमोक्रेसी तो है नहीं, ठीक है, एक पर्दा जरूर है डेमोक्रेसी का, यहाँ बहुत सारी चीजें ताकत के जोर पर भी होती है, लेकिन ये भी तो टेस्ट होना है ना कि क्या रेजिस्टेंस और एजिटेशन से कोई निजाम कमजोर होता है। अभी तक तो नहीं हुआ। ये जो हम कहते हैं और लोग कहते हैं इस तरह चल नहीं सकता, मेरा सवाल ये होता है कि अच्छा हाँ, कहने को तो दिल को बात लगती है चल नहीं सकता, लेकिन इमरान खान साहब को इख्तिदार से गए तकरीबन 3 साल होने वाले हैं जब तरीके अदम एतमाद उनके खिलाफ हुआ। तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल पीडीएम चली, अब पीडीएम 2 को आए हुए 1 साल हो गया, बीच में मोहसिन नकवी साहब और जो काकड़ साहब थे उनकी हुकूमतें भी रही। तो निज़ाम तो चल रहा है, निज़ाम में ना कमजोरी आई है बल्कि निज़ाम ने तो खुद को बेशुमार ताकत बख्शी है पिछले 1 साल के अंदर। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब हम ये कहते हैं कि निज़ाम इस तरह चल नहीं सकता, निज़ाम चलाने वाले तो कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन चल रहा है, और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से तो उनका ये ख्याल है कि इसकी रेलेवेंस दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। उनका ख्याल ये है कि मुआशी समत मुल्क की दुरुस्त है, इंडिकेटर्स बेहतर हैं, सही है, मैक्रो इकोनॉमिक तरक्की हमने कर ली है और कर रहे हैं, तो फिर बार बार क्या वावेला करना कि मुल्क में सियासी तो भट्टी साहब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? और हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि सियासी इस्तेहकाम की अब शायद उस तरह से ज़रूरत नहीं है जो एक शुरू में बात होती थी, डिबेट थी कि जी मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम का होना बहुत ही ज़रूरी है। जो बात मुनीफ फारूक साहब भी कर रहे थे, गवर्नमेंट भी उनका दावा है कि हम इस्तेहकाम ले आए हैं काफ़ी हद तक। जब इस्तेहकाम आ गया है तो अब हमें किसी किस्म का सियासी यानी जो तहरीक इंसाफ के फ्रंट से जो चैलेंजेस थे वो काफ़ी हद तक हमने ओवरकम कर लिया है, उस दबाव को, उस टेंशन को। तो अब तो गवर्नमेंट पे दबाव जब कम हो गया तो फिर तो बातचीत, मुज़ाकरात या मुफाहमत ऐसा तहरीक इंसाफ के लिए फिर उनके पास कुछ है नहीं है देने को, फिर मजबूरी नहीं है गवर्नमेंट की ना। मुनीब भाई है अपना, लेकिन मैं बड़े इस पूरे पिछले PDM 1 में और PDM 2 में और निगरान हुकूमतों में सारे जमहूरियत पसंद जो जाली बने हुए थे ना, जमहूरियत पसंद, वो सारे एक्सपोज हुए। ये जो हमें ताने देते थे जमहूरियत की, अब एक आध जुमला बोलते हैं गो के वो है, लेकिन है तो सही गो के वो। यार खुदा का खौफ करो, कित्थू माइक्रो इकनॉमिक, अल्लाह करे मेरे मुल्क की मईशत बेहतर हो, कित्थू बेहतर हुई है की कीता है, कोई इंडस्ट्री चल रही है? मुझे बताया, मेरी बात सुने, जो बात तो सुने ना, ओ भाई महंगाई को छोड़े, मुझे बताएं, मुझे बताएं यार भाई, मेरी भाई आपने रटी रटाई बातें शुरू कर दी, रटाई क्या ये स्टैट्स है, खुदा का खौफ करो, वो स्टैट किथे भाई, अवाम देखो स्टैट है ओ भाई मेरे, कोई इंडस्ट्री की कोई 100 कहाँ 100 मिलने लगी हैं, कहाँ ज़राअत में कोई वो आ गया, इनकलाब आ गया, कहाँ बाहर के सरमायाकार इधर लाइनें लगी हुई हैं, कहाँ बाहर की सरमायाकारी ओ भाई, वो जो आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, ओ भाई तरसीले हो रही है ना, हो रही है ना,
भाई फसलें उग गई है वहाँ पे। अभी पिछले हफ्ते आर्मी चीफ ने वहाँ पे विजिट किया। भाईजान आर्मी चीफ साहब भी वो पैसे चोलिस्तान में फसलें उग रही हैं वहाँ पे। अब आप बात करने देंगे कि नहीं? जी बोले आप अगर आई हुई है तेज तो कर लें। चलिए आप बोले, मेरा सवाल आपसे हो गया ना भाई। सवाल में जवाब तो भी तो सुन लेना जी। भाई इस मुल्क में ये तो आपको और मेरा तय है कि अगर बाहर से कोई 4 पैसे लाए आर्मी चीफ साहब ने और फौज ने, कुछ 4 मुल्कों से तल्लुकात बेहतर बनाए आर्मी चीफ साहब और फौज ने, जो ज़राअत का हो रहा है वो आर्मी चीफ साहब और फौज ने, लेकिन आप और अल्लाह करे मईशत बेहतर हो, दहशत गर्दी खत्म हो, मेरी और आप दोनों की ख्वाहिश है, क्योंकि हम मुल्क हमारा है ना। लेकिन कितों कोई इंडस्ट्री लग गई है, कोई बारू सरमायाकारी आ गई है, कोई बहुत सारा हमारे यहाँ कर्जा उतर गया है, कोई कर्जा उतरने का प्लान आ गया है, कोई 10 साल तरक्की का प्लान आ गया। बड़े बड़े कद्दे आदम शहबाज शरीफ साहब के इश्तिहारों से और मरियम नवाज के वीडियो एड से तो नहीं तरक्की आनी ना। और भाई अभी तो इब्तिदा भी नहीं हुई, माइक्रो इकोनॉमिक गुड फैक्टर देने की कोशिश हो रही है भाईजान। फील गुड फैक्टर भी तब होगा जब आपको और मुझे फील गुड होगा। सही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमारे मीडिया में लोग निकाले जा रहे हैं। किधर है फील गुड फैक्टर? किधर है? कोई कौन से हमारा बिजली का बिल, गैस का बिल, या कोई 2 चीजें महंगी होती हैं, 2 चीजें ज्यादा, कभी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। लंबा सफर है। आज भी IMF या हमारे 2 दोस्त एक कदम पीछे हटे, हम डिफॉल्ट के दरवाजे पे हैं। सही है। कहाँ यार, ना करो। ठीक है। तो मुनीफ साहब, ये जो इस्तेकाम की बात आप कर रहे थे कि अब जो बात होती थी पहले कि मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम करना जरूरी है, जो आप कह रहे हैं कि इस्तेकाम काफी हद तक आ चुका है, तो फिर अब गवर्नमेंट पे तो दबाव किसी किस्म का नहीं है कि तहरीक इंसाफ को वे एंगेज करे हर सूरत में ताकि सियासी इस्तेकाम लाया जा सके? देखिए, वो कोई भी जमात या कोई भी सियासी जमात उस वक्त मजबूत होती है जब उसके पास डिक्टेट करने के लिए हुक्म का एक्का हो, एक लेवरेज हो, ऐसा ही है। कुछ ऐसा हो जो दूसरे को मजबूर करे कि वो आपसे बात करे, आपकी टर्फ पर आकर आपसे गुफ्तगू करे, आपकी टर्म्स को माने। यहाँ तो ये वन वे ट्रैफिक चल रही है ना, जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है। तहरीक इंसाफ तो रिसीविंग एंड पे है फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स, आई वुड से नाउ। और 1.5-2 साल के अंदर तो बहुत ज्यादा। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे लिए, आपके लिए इसकी अहमियत है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। एक बहुत बड़ी जमात है जिसके बड़े जेन्युइन कंसर्न्स भी हैं और मसाइल हैं बेशुमार, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि जो निज़ाम चलाने वाले हैं उनके लिए कि हाँ ये ठीक है जी, सियासी इस्तेकाम बड़ी आइडियल पोजीशन है, होना चाहिए। बट अगर नहीं है तो मुल्क तो खुदा ना खास्ता नीचे नहीं जा रहा, मुल्क तो आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारी चीजें अगर दुरुस्त नहीं थी तो पिछले 1 साल पहले तो आप बहुत दुरुस्त हैं। और ये तो हुकूमत के नाकदीन भी कहते हैं कि 1 साल पहले की निस्बत आज पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हैं। तो अगर खराब हो रहे होते तो फिर तो इस निज़ाम पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बेशुमार बोझ होता। लेकिन वो चीजें क्योंकि टर्न अराउंड हुई हैं, लिहाजा वो हुकूमत पर से, एस्टेब्लिशमेंट से वो बोझ उतर रहा है, वो रिलीफ उनको मिल रहा है। और जबकि तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ की कुछ चीजें स्टिच अप नहीं हो पा रही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, खास तौर पर। और नेचुरली फिर हुकूमत तो ऐसे तनाव से आपके सवाल का जवाब मुनीफ साहब ने तकरीबन दे दिया। वो कह रहे हैं कि हालात ऐसे नहीं कि बिल्कुल टर्न अराउंड हो गए, वो कह रहे हैं हालात पिछले साल से आज कदरे बेहतर हैं। वो जो दिवालिया होने की बातें हो रही थी, आज वो कहे किसी हद तक इस्तेकाम आ गया है, हालात थोड़े बेहतर हो गए हैं। आप मुझसे ज़्यादा जर्नलिज्म में हैं, बड़े अरसे से हैं। ये जो 1988 के बाद से हमारे सरों पे चीज़ें आई हैं ना, ये जो बारियां लगी हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहब आई तो हालात बेहतर होने शुरू हुए, नवाज शरीफ साहब आए तो हालात बेहतर होने शुरू हुए, बेनज़ीर भुट्टो साहब दोबारा आई, नवाज शरीफ साहब दोबारा आए। परवेज़ मुशर्रफ का एक दौर दरमियान से निकालें और जमहूरियत की आपको ख़तरा तो नहीं हुआ? जमहूरियत को ख़तरा तो नहीं हुआ परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेते? यानी कोई ख़तरा नहीं, कोई ख़तरा नहीं। वो वाहिद एक जो ड्यूरेशन थी वो वाहिद थी जो बेहतर थी। बाकी ये हमें सारी पिछले 30-35 साल से हालात बेहतर हो रहे हैं, एशियन टाइगर बनने जा रहा है, कर्जा उतरने जा रहा है, आपकी हालात बदलने जा रहे हैं। तो भट्टी साहब, मेरा जो बुनियादी सवाल था, जो तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन उन्होंने तकरीबन सारे जो है वो इस्तेमाल कर लिए हुए हैं, तो खान साहब की रिहाई तो फिर इसका मतलब है कि फॉर टाइम बीइंग नज़र नहीं आ रही, ऐसा कोई दबाव गवर्नमेंट पे है नहीं है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए बड़ी फील्ड अच्छी सेट कर ली है। और इमरान खान साहब ने कुछ सारे अगर टेस्ट कर लिए हैं तो दोबारा भी टेस्ट कर सकता है। और लेकिन ये कोई नहीं है कि लोग निकलेंगे तो इमरान खान को रिहा करवा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती रहेगी, सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, नफरत और तकसीम रहेगी। और अगर हम मईशत पे और दहशत गर्दी पे 1 पेज पे ना आए तो ये फील गुड फैक्टर जल्द ख़त्म हो जाएंगे।
बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब आपका और मुनीफ फारूक साहब आपका आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर फॉर टाइम बीइंग जो बताया नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दबाव था गवर्नमेंट के ऊपर वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ फिर से कोशिश कर रही है कि सारी अपोजिशन को यकजा करके हुकूमत के खिलाफ एक नई यलगार की जाए। अगर उसमें तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है तो फिर इमरान खान की रिहाई समेत तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो किसी हद तक ओवरकम हो सकते हैं। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।